हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड टू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट। ये कुछ मिस्टेक्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी और कुछ ऐसी होगी जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली गलती जो कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ये चीज़ की थी, वो है कि चीज़ों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। रोज़ का काम रोज़ नहीं करना कि बहुत टाइम है अभी तो कल कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसा केयरलेस एटीट्यूड रखना। ऐसे ऐसे करते करते एग्जाम डे कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा और आपके पास बस दो चीज़ें बचेगी, बहुत सारे इनकम्प्लीट सिलेबस और एक टेंशन का पोतला आप अपने सर पे बांध के बैठे होंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमको रोज़ का काम रोज़ करना है। फिर टेंशन की वजह से जो चीज़ें हमने पढ़ी होती है ना, वो भी एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं। तो जितना आता है जितना हो सकता है वो रोज़ का रोज़ करते रहना है। इससे क्या होगा, रोज़ की रोज़ पढ़ाई भी होगी, थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम उस चीज़ में रिलैक्स भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ रोज़ रिलैक्स करते जा रहे हैं तो लास्ट में हमें रोज़ पढ़ना पड़ेगा पूरे पूरे दिन। तो इससे अच्छा बेटर है कि रोज़ का काम रोज़ करें ताकि लास्ट में हम अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ और हम पे टेंशन भी नहीं रहेगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है। रोज़ का काम रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। दूसरी गलती जो कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं, लैक ऑफ स्टडी प्लान। लैक ऑफ स्टडी प्लान, इट विल रिजल्ट इनटू डिसऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन एज वेल एज इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट और आई कैन से कि वेस्ट ऑफ टाइम। एक स्टडी प्लान प्रॉपर नहीं है। अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, करते करते केमिस्ट्री की नोट्स बाजू में खुली है वो करने लग गए, बायोलॉजी की फिर एनसीईआरटी साथ में करने लग गए। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जब मन किया जब तब सो गए, जब मन किया तब उठ गए, जब मन किया तब खेलने चले गए, पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है। मूड स्विंग्स के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करनी है तो करनी है, मूड नहीं है तो मूड को बनाना पड़ता है। और हमें स्टडी प्लान एक प्रॉपर होना चाहिए कि इतने बजे हम उठेंगे, इतने बजे हम सो जाएंगे। इसके बीच में हमें एक रफ प्लान होना चाहिए कि ये हमें पढ़ना है हमें। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग ये भी नहीं कि एग्जैक्ट टाइम टेबल बना के बैठ गए कि इतने बजे से इतने बजे खाएंगे, इतने बजे से इतने बजे पढ़ेंगे। ये आइडियल सिचुएशन तुम कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, ना किसी और से कभी फॉलो हुई है। बनाने को हर एक बच्चा बना लेता है, फॉलो नहीं होगी। तो एक रफ प्लान बना के रखना है कि आज के दिन में इतना इतना टॉपिक हमको कवर करना है, इतना इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। तो एक स्टडी प्लान रोज़ का होना चाहिए, या तो तुम्हारी जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग वीकली प्लान, मंथली प्लान, ये प्लान तुम्हारे होने चाहिए। और अगर तुम किसी कोचिंग में जाते हो ना तो उनकी टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही तुम्हें तुम्हारे प्लान बनाने हैं। उसकी एकदम डिफरेंट कि हाँ यहाँ पे ये चैप्टर चल रहा है, तुम कुछ और ही प्लान बना के बैठे हो, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें तुम्हारी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बना के रखना है, तभी तुम्हारी एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन होगी, तभी तुम बोल सकते हो कि टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। अदरवाइज सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। तो ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है, स्टडी प्लान हमें हमारा होना चाहिए। तीसरी गलती जो कि स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि एनसीईआरटी को निगलेक्ट करना है। एनसीईआरटी को काफ़ी मतलब ऐसे करते हैं कि एनसीईआरटी तो है, वही सेम चीज़ स्टडी मटेरियल में टीचर समझा रहे हैं, सेम ही लैंग्वेज है, सेम ही चीज़ है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन भाई अलग होती है। एनसीईआरटी की लाइन में से कोई उठा के आ गया ना तो पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर था, भले वो चीज़ आती होगी, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक बार बस अपने टीचर को जाके ना एक बार ये पूछ लेना कि सर अच्छे मार्क्स नीट में लाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी होनी चाहिए। बायो की तो बहुत बार पढ़ी होनी चाहिए, वो एटलीस्ट इतना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुमको ये बोलेंगे कि एक बार, दो बार या तीन बार तो तुम्हारी पढ़ी होनी चाहिए अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। हर एक टीचर बोलेगा, और टीचर बोलेंगे ना तभी तुम समझोगे। उनका वो काम है कि स्टडी मटेरियल से उन्हें जो बुक्स मिल रही है वहाँ से उनसे तुमको पढ़ाना, लेकिन उनको भी ये पता है कि नीट मेनली एनसीईआरटी पे ही फोकस करता है। वही मेन सिलेबस होता है, दो तीन क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे, उस पर क्यों भाग रहे हो। वहाँ पे जितने मेन क्वेश्चन, जो भी मेजर क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आने, तो पहले एनसीईआरटी कवर करो ना। स्टडी मटेरियल को बाद में लेना है। आज के बाद जो भी चैप्टर हमें पढ़ाया जाएगा उसको सबसे पहले एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है, उसके बाद हम स्टडी मटेरियल उठाएंगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को हमें समझना है। बायो में तो तुम लोग करते ही होंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर बायो में भी निगलेक्ट करें तो भाई नहीं, बायो में एटलीस्ट मत करो। बायो की तो पढ़नी ही पढ़नी है, फिजिक्स की भी पढ़नी है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एनसीईआरटी काफ़ी लाइटली ली जाती है। नीट 2023 में सेमीकंडक्टर में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठा के आ गया था, जो कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट छोड़ के आए होंगे
जिन्होंने सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो बच्चे वो चीज़ छोड़ के आए होंगे। तो ये तो समझ लो अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ है फिजिक्स के एनसीईआरटी की से, तो वो चीज़ हमको लाइटली नहीं लेनी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ के जानी है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल की भी एक बार रीडिंग मार लेना, फिजिकल की एनसीईआरटी की भी एक बार रीडिंग मार लेना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक और गलती जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, स्कीपिंग द टॉपिक्स। स्टार्टिंग से टॉपिक्स छोड़ना शुरू कर देते कि ये वाला चैप्टर तो नहीं आया। मेरे भी स्टार्टिंग में मैंने जब 11th का पहला चैप्टर आया था मोल कंसेप्ट, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं मेरे भाई से समझ रही थी, मैंने उसको ये बोला कि छोड़ दूँ क्या ये टॉपिक, ये वाला चलेगा क्या? एंड ही वॉज लाइक अगर तेरे को ये चैप्टर नहीं आया, तेरे को आगे का पहला चैप्टर नहीं आएगा, और तू पहले चैप्टर के पहले टॉपिक पे तू मेरे को ये बोले कि मैं छोड़ दूँ, तो तू आगे जाके कितनी और चीज़ें छोड़ेगी। और आगे जाके मेरे को ये चीज़ समझ भी है, क्योंकि वो मोल कंसेप्ट तो बेस है केमिस्ट्री का पूरा। अगर वो नहीं आता तो तुम आगे जाके पढ़ोगे क्या, तुम्हें आगे जाके कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री तुमको समझ नहीं आएगी। तो ये छोड़ दो कि अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आधा अधूरा उसको छोड़ दिया या कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करे, देख पहले तो बेटर चीज़ क्या होती है पता है, या तो तुमने उसको पूरा का पूरा छोड़ दिया, या तो तुमने उसको पूरा का पूरा समझ लिया। आधा अधूरा पढ़ोगे ना तो नेगेटिव मार्किंग करके पेपर में आ जाओगे, -1 हो जाएगा। 4 तो नहीं मिले, एक और चला जाएगा तुमको। ये चीज़ हमको नहीं करनी है। आधा अधूरा तो हमें एक भी नहीं छोड़ना है पेपर में। और एक और चीज़ होती है, बच्चों को वो चीज़ रिकग्नाइज नहीं होती है, तो उन्होंने वो चीज़ आधी अधूरी छोड़ी है, रिकग्नाइज ही नहीं होती। उनको ये लगता है पेपर में क्वेश्चन आया कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। फिर वो वापस जाएंगे उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, फिर वापस उसको आधा अधूरा पढ़ेंगे, फिर वापस आगे क्वेश्चन आएगा वो नहीं कर पाएंगे, फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है। पहले तो रिकग्नाइज करो, पहले तो एग्री करो कि ये चीज़ मैंने आधी अधूरी पढ़ी, मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। फिर उस चीज़ का सल्यूशन लाओ, टीचर के पास जाओ, उसको समझो अच्छे से, या फिर किसी फ्रेंड से समझो, या तो यूट्यूब पे वीडियो देख के समझो, कहीं से भी उस चीज़ को अच्छे से समझ लो। आधी अधूरी कोई भी टॉपिक को करके नहीं जाना है। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है, इस टॉपिक्स को स्किप नहीं करना। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक ही तुम स्किप कर रहे हो, तो ये चीज़ तुम आगे आगे करते जाओगे ना, ऐसे तो आधा चैप्टर, आधा सिलेबस तुम्हारा तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे। तो स्किप तो करना ही नहीं है स्टार्टिंग से, तो ये एटीट्यूड रखना ही नहीं है निगलेक्टिंग का। एक और चीज़ जो कि होती है वो है कि ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग मटेरियल। ये चीज़ मैंने तुमको एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी निगलेक्ट नहीं करनी है, ये चीज़ भी बताते टाइम मैंने तुमको बोला था कि टीचर्स का काम है कि उनको जो मटेरियल मिल रहा है उसमें से तुम्हें पढ़ाना, वो उनका काम है। लेकिन तुम्हारा भी काम है कि तुमको एनसीईआरटी स्कूल में तो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तो स्कूल में से एनसीईआरटी पढ़ो ना, वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते? उनका काम है एनसीईआरटी पढ़ाना, इसलिए वो तुमको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। इनका काम है तुमको कोचिंग मटेरियल की जो भी बुक्स है वो पढ़ाना, तो तुमको वो पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एनसीईआरटी निगलेक्ट कर देनी है पूरी, या फिर कोचिंग मटेरियल में से ही करते रहना है। कुछ बच्चे बायो में कोचिंग मटेरियल्स में इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती है, और उसी चीज़ को पूरे साल पढ़ते रहते हैं, और उसमें से 1% चीज़ें भी नहीं आती है। सिर्फ टाइम वेस्ट है तुम्हारा, और कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। उन एक्स्ट्रा चीज़ों में को पढ़ के क्या काम है? हमारा मेन गोल हमारी एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर तुमको इतना ज़्यादा है कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, तुमको वो सब चीज़ें पसंद है, तो वो तुम्हारे एक्स्ट्रा टाइम में करो। या तो फिर कोचिंग की टेस्ट आ रही है तो तब तुमने कर लिया तो करो, लेकिन तुम मेनली अगर देखोगे ना, तुम्हारे कोचिंग की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चन सारे के आंसर्स तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो पहले कोचिंग मटेरियल ठीक है, तुमको पढ़ा रहे तो उस चीज़ को तुम्हें नोट्स में लिखवा रहे, नोट्स में पढ़ लो, कोचिंग मटेरियल की सारी चीज़ें नोट्स में पढ़ लो, या फिर कोचिंग मटेरियल में से एक बार रीडिंग मार लो, लेकिन उसको बार बार एनसीईआरटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को नहीं देनी है। एनसीईआरटी टॉप पे होनी चाहिए, एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना ही कोचिंग मटेरियल, ना ही बाहर की कोई बुक्स, ना ही कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, ना ही ऑनलाइन मटेरियल, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा उसको ओवर रिलायंस, उतना ज़्यादा उसको ओवर यूज़ नहीं करना है, बिकॉज कुछ काम नहीं आएगा। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। पढ़ो, बार बार पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स को नहीं, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू सक्सेस, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम को स्कीप करना। पहली बात तो तुम्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देनी है। कुछ बच्चे स्कीप करने के बहाने क्या कर देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, और ऑनलाइन तो देख लो भाई, तुमको भी पता है तुम कैसे एग्ज़ाम देते हो, और अगर ऑनेस्टी के साथ भी देते हो फिर भी उतना बेनिफिट नहीं होगा जैसा तुमको ऑफलाइन में हो रहा है।
और ऑफलाइन में भी स्किप क्यों करते हैं? बिकॉज सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 4 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से बस 3 की एक चैप्टर नहीं आता, या फिर आधा अधूरा वो चैप्टर आता है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तुम देखो, तुम कभी भी किसी टेस्ट के लिए ना फुल प्रिपेयर हो नहीं सकते, 100% कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकते। 10% ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हारी रह ही जाती है। अगर तुमको 90% चीज़ें ही तुम प्रिपेयर कर पाते हो और उस 90% को बार बार रिवाइज करने से ही तुम्हारे 100% आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। 10% चीज़ें रह जाती है, फिर वो एट दी एंड लक फैक्टर होता है जो तुम्हारा काम करता है कि तुम्हें जो चीज़ आती है वही आई है, और तुम्हें जो चीज़ नहीं आती वो क्वेश्चन नहीं आया, या तो सेक्शन बी में आ गया या तो ऑप्शनल में आ गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं फुल टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे, फुल टेस्ट वाले टेस्ट को भी डिले करते रहते हैं कि मैं तो अभी फुल टेस्ट के लिए भी तक रेडी नहीं हूँ, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा नहीं है, पहले पूरा सिलेबस पढ़ लूँगा उसके बाद दूंगा। जितने भी टीचर 15-15 साल के एक्सपीरियंसेस वाले टीचर है, वो भी जितनी बार पढ़ लेते हैं ना, उनको भी एक बार जाके पूछ लेना, उनको भी अभी तक ये लगता है कि उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो तुम तो कैसे कर पाओगे पूरा सिलेबस रिवाइज 3 महीनों में, 2 महीनों में, जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है? तो पूरे सिलेबस के लिए तुम कभी रेडी नहीं होते हो। एग्ज़ाम देनी है, जो चीज़ें नहीं याद है वो उस एग्ज़ाम में से एनालाइज करके निकालना है, उसके बाद फिर वापस एग्ज़ाम देनी है, फिर नए टॉपिक आएंगे, फिर उनको पढ़ना है, फिर वापस एग्ज़ाम देनी है। ये मोटिव होता है फुल सिलेबस टेस्ट का। फुल सिलेबस इज़ नॉट लाइक कि फुल सिलेबस का प्रिपेयर करके आए फिर एग्ज़ाम दिया, ऐसे कभी तुम नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम को तो भले चाहे नेगेटिव मार्किंग आ जाए, -180 तुम लेके आ जाओ, -360 तुम लेके आ जाओ, लेकिन मार्क्स ऐसे एग्ज़ाम को छोड़ के नहीं आना है। मैं चलेगा, पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, एग्ज़ाम से ये पता चलता है। तो एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं है, वो एक तुमको रियलिटी दिखाता है कि तुम कितने लेवल पे हो, तुम्हारे से पीछे कितने लोग हैं, तुम्हारे से आगे कितने लोग हैं। और ये चीज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम को हमें नहीं छोड़ना है। नाउ कम्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बच्चों से नहीं हो पाता, वो लोग ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी उनसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज उनको पता नहीं चलता है कि हम लोग को ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, हम लोग गलत कहाँ पे हो रहे हैं। बिकॉज वो लोग मीन्स चीज़ें कहाँ पर ध्यान देते हैं, जो उन चीज़ों को जो चीज़ें उन्हें अच्छे से आती है, जो चीज़ें उनको पसंद है, उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देते हैं। बाकी जो चीज़ें उनको नहीं आती वो उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं देते। फिर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में वो लोग टाइम उधर ही अपना मेन जो टाइम होता है, जिस मोमेंट पे वो एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं, उसी मोमेंट पे उसी टाइम को वो लोग जो चीज़ आती है उन उस पर यूज़ कर देते हैं। जो चीज़ नहीं आती है उस पर वो लोग मेहनत कर नहीं पाते हैं, ना तो उसको टाइम दे पाते हैं। पहले तो देखो कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को मेरे को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। सुबह मैंने बोला ना कि सुबह उठ जाने का इतना टाइम पे, सुबह सो जाने का इतना टाइम पे। फिर जो रफ प्लान दिन का होता है ना, उस पर ये भी दिमाग पे रखो कि इस टॉपिक को मेरे को इतने घंटे लगेंगे, उसके हिसाब से प्लान बनाओ। किसी टॉपिक में सिर्फ आधे घंटे में समझ सकते हो उस टॉपिक को, तो उसको आधे घंटा उतना टाइम दो, आधे घंटे में हो जाएगा ये वाला चीज़, फिर आधा घंटा मैं प्रैक्टिस करूँगा उस चीज़ का। और फिर अगर किसी टॉपिक में 2 घंटा लगता है तो उसको उस अकॉर्डिंग प्लान करो। तो एक रफ प्लान बनाना है हर एक टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में इतना टाइम लगेगा, इस चैप्टर में इतना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करते टाइम इतना टाइम लगेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये नहीं है कि 2 घंटे में 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन उसके बाद एक टाइम बाउंड टेस्ट देना है, टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमको। बिकॉज लास्ट में वही मैटर करता है, लास्ट में वो मैटर नहीं करेगा एग्ज़ाम के दिन पे कि तुम्हें कितना आता था, वो मैटर करेगा कि 3 घंटे में तुम कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए अगर तुम्हें आते थे वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि आते थे लेकिन फिर भी छूट गया, और उससे बड़ा मानो, मेरी बात मानो, उससे बड़ा कोई रिग्रेट नहीं है कि आता था, हाइपर हो गए, टेंशन में आ गए, या तो टाइम कम पड़ गया इसलिए क्वेश्चन छूट गया, उसकी वजह से ना पूरा 1 साल बिगड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट होती है। ऑफलाइन एग्ज़ाम इसलिए देनी होती है ताकि पता चले, एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता चले तुमको कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, और एक टाइम मैनेजमेंट तुम सीखो। 3 घंटे अभी तो 3 घंटा 20 मिनट हो गया, तो 3 घंटा 20 मिनट कैसे कर पाओ, क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए एग्ज़ाम को भी इसी रीज़न की वजह से स्किप नहीं करना है। ठीक है। वन मोर थिंग इज़ निगलेक्टिंग वीकर सब्जेक्ट्स। अभी मैंने ये चीज़ बोली कि जो चीज़ें उन्हें पसंद होती है उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देते हैं, बिकॉज करके अच्छा भी लगता है। एक तो ये भी फीलिंग भी आती है कि पढ़ रहे साथ में बोरिंग भी नहीं लगता, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा वो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो
उनको कोई आउटकम वो चीज़ नहीं दे रहा, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ तुमको आती है, तुमको वो चीज़ पसंद है। इसी चीज़ को 20 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ को 20 बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर एक और बाकी और 20 चीज़ें जिनको एक भी बार पढ़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, देखा भी नहीं है, पता भी नहीं क्या है, टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक सिलेबस में है भी नहीं है, वो चीज़ भी हमें नहीं पता है। तो ये हमें नहीं करना है। हमको पहले पता होना चाहिए, वीक का टॉपिक्स पता होना चाहिए, वीक का चैप्टर्स पता होने चाहिए, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। फिर जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उस पर थोड़ा थोड़ा बहुत कम टाइम देना है, उसको रिवाइज़ करते रहना। उनको रिवाइज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं बोल रही रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले कंप्लीट तो करो सिलेबस। जो चीज़ें नहीं आती उन पे ज़्यादा टाइम दो, रिवीजन के लिए कम टाइम चाहिए होता है। वैसे भी रिवाइज इज लाइक आता है, लेकिन उस चीज़ को वापस दिमाग में घुसाना है, उस चीज़ को दिमाग को उन चीज़ों को वापस याद करवाना है। तो नई चीज़ों को दिमाग में डालने में ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, ना कि पुरानी चीज़ों को वापस याद करने में ज़्यादा टाइम। तो पुराने जो भी वीक चैप्टर्स है उनको पढ़ना है और रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी एक और गलती है जो कि मैंने भी फेस की थी, वो होता है कि इम्प्रॉपर स्लीप शेड्यूल और फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ये मैं भी करती थी। मैं सुबह से अपने कोचिंग पे चली जाती थी, मैं रात को जब वो ख़त्म होता था 8-9 बजे, तब मैं वापस घर आती थी। घर आते आते 9 9:30 हो जाते थे। तो खाने का कुछ ठिकाना नहीं होता था, ना ही कोई फिजिकल हेल्थ ना ही मेंटल हेल्थ। घर पे आगे पढ़ो, नींद आई तो सो गए, या तो नई नींद आई तो पूरी पूरी रात पढ़ रहे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिक्स टाइम रखना है, और खाना तो अच्छे से खाना ही है। जो खाओगे, जैसा खाओगे वैसा तुम्हारा दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा। जंक फूड खाओगे तो दिमाग कचरा बनता जाएगा, या फिर अच्छा खाना खाओगे तो दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे से तुम मेमोराइज चीज़ें कर पाओगे, मूड भी अच्छा रहेगा, और जिससे तुम अपना अच्छे से पढ़ पाओगे चीज़ों को। अगर मूड अच्छा होगा तो ही पढ़ पाओगे ना, या तो फिर मूड ख़राब हो गया तो वही मूड स्विंग्स लेके बैठ जाएंगे कि नहीं मेरा तो मूड ख़राब है, कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। ये चीज़ होती रहेगी। तो अच्छा खाना है, अच्छी रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करो। सुबह 10 मिनट 15 मिनट योगा के लिए मेडिटेशन कर लो, या तो एक्सरसाइजेस कर लो, या तो शाम को वॉक पे चले जाओ, तो सुबह वॉक पे चले जाओ। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे 10-15 मिनट की एक्टिविटी कर लो यार, या तो 1 घंटा एटलीस्ट तुम रोज़ स्टार्टिंग में तो तुम निकाल सकते हो तुम्हारी हॉबी के लिए। कोई स्पोर्ट खेलने चले गए, बैडमिंटन खेलने चले गए, या तो फ्रेंड के साथ नीचे हैंग आउट कर लिया, या तो कुछ नहीं तो मम्मी के साथ वॉक पे चले जाओ। किसी भी के भी साथ ऐसा कुछ अच्छा सा रिफ्रेशिंग चीज़ कर लो, ठीक है। या तो 1 घंटा आधा घंटा तुम सॉन्ग सुन लो, सूथिंग सा सॉन्ग। ये भी नहीं कि पार्टी सॉन्ग सुन के बैठे फिर पूरे दिन, फिर दिमाग में वही तक चलता रहेगा। रिफ्रेशिंग रिलैक्सिंग चीज़ें करनी है हमको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करती रहनी है, और प्रॉपर फिजिकल और मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, बिकॉज वही काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी हमारी पढ़ाई को। 2 साल निकालने हैं, 2 साल प्रिपरेशन करनी है, तो ये चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। दूसरी एक ये चीज़ कि तुम अपने दिमाग में डाल लो कि अगर तुम किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पे डाउट पूछने की जिम्मेदारी, तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो जाके टीचर से बात करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे जैसे और 100-200 बच्चे 300 बच्चे वहाँ पे आते होंगे। हर एक टीचर भी यार हर एक स्टूडेंट को जाके थोड़ी ना पूछ सकता है। वो इन जनरल पूरी क्लास में पूछिएगा एक बार कि समझ आया, किसी को कोई डाउट है तब हाथ खड़ा कर देना है। वो हर एक बच्चे से नहीं पूछेगा। फिर अगर कभी कोई चीज़ नहीं भी समझ आई और उन्होंने हाथ खड़ा करके तुमसे पूछा कि ये वाला चीज़ तुमको समझ आया, तुम्हें एक्सप्लेन कर दो, तुम्हें नहीं आ रही होगी, फिर डांट भी तो पड़ेगी ना कि तुमने तो बोला था तुमको आई। तो इससे अच्छा नहीं समझ आ रही है पूछ लेना, और तुम डिसाइड करने वाले कौन हो कि ये डाउट मेरा सिली था, ये सिली डाउट मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो सर मेरे को डांटेंगे। कोई डाउट सिली नहीं होता है। डाउट डाउट होता है, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया पूछ लो। क्लास में नहीं पूछ सकते, क्लास के बाद जाके तुरंत जाके पूछ लो कि मुझे ही नहीं समझ आया। और कोई गूगल कोई वीडियो तुमको इतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा जो तुमको ऑफलाइन में बैठे टीचर तुम्हारे सामने तुमको समझाएंगे। बुक में लिख लिख के तुम उनके बाजू में बैठे होंगे, उस चीज़ को देख रहे होंगे। तो तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे कोई चीज़ नहीं आती, वो किससे कौन से टीचर से समझना है, कुछ भी करके कोई भी टाइम लेके सर से पर्सनली आके वो चीज़ करके पूछ के जानी है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अगर 2 साल अगर खुद के करियर के लिए कुछ कर रहे हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम ले सकते हो। एक और चीज़ जो कि फाइनल टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे स्टूडेंट्स करते हैं,
क्योंकि मिस्टेक्स का एनालाइज नहीं करना, सिर्फ एग्ज़ाम देते जाते फिर कंप्लेन करते कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, इसके तो मार्क्स बढ़ रहे, इसके तो पहले मेरे और तुम्हारा दूसरा फ्रेंड है दोनों के 490 आ रहे थे, उसके बढ़ते गए, तुम्हारे उतने ही रह गए, ऊपर से तुम और नीचे आ गए मार्क्स में थोड़े से, तुम्हारा एवरेज और कम हो गया। क्यों कम हो गया? उससे पूछो वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहा है, वो अपनी मिस्टेक्स को रेस्टिफाई कर रहा है, यही कर रहा है, फिर उन चीज़ों को रिवाइज करते जा रहा है। जो भी उसकी हर एक एग्जाम में मिस्टेक होती है वो चीज़ पढ़ रहा है, उसके आजू बाजू के टॉपिक का पढ़ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट एग्जाम में अगर उसके वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए उसको मार्क्स मिल रहे हैं, उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नहीं बढ़ रहे बिकॉज तुम ये चीज़ नहीं कर रहे। सिंपल सी चीज़ है, तो ये नहीं करना है हमको। पेपर एग्ज़ाम होती इसीलिए कि तुम मिस्टेक अपनी एनालाइज कर सको, उस चीज़ से कुछ सीख सको, एग्ज़ाम इसीलिए होती है। तो एग्ज़ाम को ऐसे नहीं दे के आ गए, ख़त्म हो गया, अभी भगवान देखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो टीचर देख लेगा। टीचर नहीं, तो तुमने जो लिखा है तुमको उसी से मार्क्स मिलने वाला है। तो एनालाइज करना है, उस चीज़ को रेस्टिफाई करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है, दैट्स इट, मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ अनदर थिंग इज ओवर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टा मारते रहोगे तो चीज़ें नहीं समझ आएगी। कुछ चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड होती है, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें समझनी है। कंसेप्ट समझोगे तो रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्यों एफर्ट लगाना है। एक बार रोज़ एक घंटा बैठ के तुम रट्टा मारते हो, उससे अच्छा एक बारी में 2 घंटा बैठ के उस चीज़ को कंसेप्ट समझ लो ना। फिर 5-10 मिनट बैठ के वो कंसेप्ट को रिवाइज ही करना है हमको। ये वाला ज़्यादा इजी है ना, राधे दिन रट्टा मारना। तो रट्टा नहीं मारना है हमको, या तो सिर्फ मेमोराइज़ नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको मेमोराइज ही करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेबल्स ले लो, सीरीज़ ले लो, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, उसमें तुमको याद ही करना है, वो मेमोराइज करना है। कुछ चीज़ें भी तो कंसेप्ट पे होती है ना, तो उन कंसेप्ट को पहले, अगर कंसेप्ट समझ सकते तो पहले कंसेप्ट को समझो, ताकि रट्टा मारना ईजी, अच्छे से, मतलब तुम अच्छे से उस चीज़ को याद कर पाओगे, बिकॉज रट्टा मारना ईजी नहीं होता इतना। तो सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। अनदर थिंग कम्स इज, लोग फिजिक्स में या कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इग्नोर करते हैं। हर एक चैप्टर के 500-600 सम कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिजिक्स में ये करते हैं, फिजिक्स में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो बोलो 30-40% तो तुमने इस चैप्टर का कर लिया। बिकॉज जितने भी देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही बन के आते हैं। लास्ट 10 ईयर में से कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है। तो अगर वहाँ के कंसेप्ट समझ लिए, वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, उसमें भी एक भी डाउट नहीं रहा, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री या बायो, कुछ भी ले लो, उसमें से ही रिवाइज होते होते क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा चेंज आता है, बस थोड़े से चेंज के लिए हमें पढ़ना होता है। बाकी मेन चीज़ें होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर टेस्ट को मिस नहीं करना, उनको करते ही रहना है, उनको भी इतना निग्लेक्ट नहीं करना है, इतना केयरलेस एटीट्यूड उसके रिलेटेड लेके नहीं बैठना है। और मेन चीज़ कि बच्चे क्या करते हैं, एक दिन मन किया, मूड है आज तो सब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करके पूरे दिन 6-7-8 घंटा एक सिटिंग में बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर दूसरे दिन मूड नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बैठे, आधा घंटा बैठने बैठे, फिर खाना खाने चले गए, फिर वापस 5 मिनट बैठे, फिर खेलने चले गए, फिर वापस आए, फिर मूड नहीं है, फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा एक प्रॉपर एक से बीच में ब्रेक लेते रहो। एक दिन 8 घंटा पढ़ोगे ना पूरी एक स्ट्रेच में, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, ऐसे नहीं होगा। धीरे धीरे करो, 2 घंटा पढ़ो, ब्रेक लो, या तो फिर ऐसे करो ना, 1 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक लो। कौन तुमको मना करे, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, लेकिन वो 1 घंटा जो पढ़ रहे हो ना, वो 1 घंटा काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। फिर वो 1 घंटे के बाद तुम्हारे 1 घंटे के टाइम पे तुम्हारे कोई और थॉट्स नहीं आने चाहिए, तभी तुम ऐसे कर सकते हो। 1 घंटा लो, 10 मिनट ब्रेक, दूसरा घंटा 10 मिनट ब्रेक, तीसरा घंटा, ऐसे ऐसे करते जाना है। फिर इस चीज़ को रोज़ रिवाइज करते रहो। बहुत सारी सबकी अलग अलग मेथड होती है। कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ के फिर ब्रेक लेता है, फिर शाम के 2 घंटा पढ़ता है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी पैटर्न रख रहे हो, मेक श्योर कि वो पैटर्न आप रोज़ करो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो कंसिस्टेंट रहना है और उस पैटर्न को रोज़ फॉलो करते रहना है।
तो बस यही चीज़ें थी जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि हम हमारे नीट क्रैक करने के चांसेस, हमारे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ा सके। बस इन्हीं चीज़ों का हमें पूरे साल, पूरे 2 साल हमें ध्यान रखना है ताकि हम एक गवर्नमेंट सीट ले सके, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।